उसकी आंखों में वो चमक थी जो हर नए रहस्य के आगमन पर आती थी। खोलो अजित, उसने कहा। मैंने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था, उम्र कोई 45 के आसपास। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना नहीं, सिर्फ सहना पड़ता है। उस रात रॉय हवेली में जो हुआ, उसने सिर्फ एक जान नहीं ली बल्कि सच्चाई को भी खून से रंग दिया। मैं अजीत हूँ और ये कहानी है उस साई की जो मरकर भी वापस आ गया। रॉय हवेली की वो रात आज भी मेरे जहन में जिंदा है। हमने सच तो ढूंढ लिया था, लेकिन हर सच इंसान के लिए नहीं होता। अगर आपको लगता है कि यह कहानी यहीं ख़त्म हो गई तो आप गलत हैं, क्योंकि कुछ साए कभी नहीं जाते। खून का साया, रॉय हवेली का श्राप। पूर्ण हिंदी पटकथा अजित की आवाज में। अंक 1, अंधेरे की दस्तक। कुछ कहानियां होती हैं जो रात के अंधेरे में जन्म लेती हैं, जो सुबह की रोशनी में भी अपना साया छोड़ जाती हैं, जो सांसों में घुल जाती हैं, जैसे किसी पुरानी हवेली की दीवारों में नमी घुल जाती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं अजित बंदोपाध्याय हूं, व्योमकेश बख्शी का मित्र, साथी और उसकी हर उलझन का मूक गवाह। मैंने उसके साथ बहुत से रहस्य सुलझाए हैं, बहुत से खतरों का सामना किया है, लेकिन जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरी स्मृतियों में एक काले धब्बे की तरह बैठी है। वो रातें, वो चीखें, वो ठंडी हवा जो बिना किसी कारण के बहती थी, और वो खून जो दीवारों पर शब्द बनकर उभरा था। यह सन 1952 की बात है। कोलकाता में जाड़े की शुरुआत हो रही थी। सूरज जल्दी डूब जाता था और रातें लंबी और भारी होती थीं। हमारे हैरिसन रोड वाले मकान में उस शाम मैं और व्योमकेश चाय पी रहे थे। बाहर धुंध उतर रही थी, बिजली के खंभों पर पीली रोशनी कांप रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दस्तक किसी साधारण मुलाकात की दस्तक नहीं थी। उसमें एक घबराहट थी, एक बेबसी थी, जैसे कोई बहुत देर तक खुद को रोके रहा हो और अब और नहीं रोक सकता था। व्योमकेश ने चाय की प्याली रखी और मुझे देखा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो हर नए रहस्य के आगमन पर आती थी। खोलो अजित, उसने कहा। मैंने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था, उम्र कोई 45 के आसपास। चेहरे पर थकान और भय का मिला जुला भाव। बाल अस्त व्यस्त थे। कोट की एक बांह पर कुछ सूखा सा दाग था जो मुझे उस वक्त नहीं दिखा, लेकिन बाद में दिखा तो रूह कांप गई। आप व्योमकेश बख्शी हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। नहीं, मैंने कहा, मैं अजित हूं। व्योमकेश अंदर हैं, आइए। वो आदमी अंदर आया। उसका नाम था रमेश राय, और वो हमें रॉय हवेली ले जाने आया था। रमेश राय ने जो कहानी सुनाई वो मैं हूबहू यहां दोहराता हूं। वो बोला, व्योमकेश बाबू, मेरी बहन सुमित्रा की आज रात मौत हो गई। व्योमकेश का चेहरा जरा भी नहीं बदला, वो बस देखता रहा। रमेश आगे बोला, वो हमारी पुरानी हवेली में रहती थी, बाली बाजार के पास, रॉय हवेली। आज रात करीब 9 बजे उसकी चीख सुनाई दी। नौकर दौड़े। दरवाजा बंद था अंदर से। जब तोड़ा तो वो जमीन पर पड़ी थी, मरी हुई, और दीवार पर। उसकी आवाज रुक गई। व्योमकेश ने पूछा, दीवार पर क्या था? रमेश ने थूक निकला। उसके हाथ कांप रहे थे। दीवार पर लिखा था, वो बोला, खून से, बड़े बड़े अक्षरों में, मैं वापस आ गई हूं। कमरे में कुछ देर के लिए एक भारी चुप्पी छा गई। बाहर रात की हवा ने खिड़की को हिलाया। मोमबत्ती की लौ कांपी। मैंने व्योमकेश की तरफ देखा। वो एकदम शांत था, जैसे उसने कोई साधारण बात सुनी हो। किसके खून से लिखा था? उसने पूछा। रमेश ने कहा, पुलिस को लगता है सुमित्रा के खून से। किसका खून था दरअसल, ये तो जांच बताएगी। व्योमकेश बुदबुदाया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। अजित, कोट पहनो, रात लंबी है। बाली बाजार से थोड़ा हट कर क्या है, एक संकरी गली के अंत में, जहां सड़क की रोशनी भी जाने से डरती थी, वहां रॉय हवेली खड़ी थी। मैं जैसे ही उस गली में घुसा, मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे हवा में कुछ पुराना घुला हो, कुछ बासी, कुछ जो बहुत पहले मर चुका था लेकिन अभी भी सड़ रहा था।
हवेली की इमारत 3 मंजिली थी। पुराने जमाने की ईंटें जो कभी लाल रही होंगी अब काली पड़ चुकी थीं। ऊपर की मंजिल की कुछ खिड़कियां टूटी हुई थीं। बड़े बड़े लोहे के दरवाजे पर कलाकारी की हुई थी जो अब जंग खाकर बदरंग हो गई थी। हवेली के सामने एक पुराना बाग था जिसमें नीम, पीपल और कुछ अनजान पेड़ उगे हुए थे। उनकी टहनियां बिना हवा के भी हिल रही थीं। मुझे एक पल के लिए लगा कि उन टहनियों पर कोई बैठा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। व्योमकेश हवेली को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, हर कोने को स्कैन कर रही थीं। यहां पहले भी कोई मरा है? उसने रमेश से पूछा। रमेश रुक गया। हां, उसने कहा। कब? 30 साल पहले, मेरी मां। और उस एक वाक्य के साथ रहस्य की पहली परत खुली। हवेली के अंदर पुलिस का एक दरोगा मौजूद था। नाम था सत्यनारायण घोष। पुराना, अनुभवी और थोड़ा सा व्योमकेश से डरा हुआ, क्योंकि वो जानता था कि व्योमकेश के आने के बाद मामला हमेशा उससे कहीं ज्यादा पेचीदा निकलता है। बख्शी बाबू, उसने कहा, आप आ गए। घोषदा, व्योमकेश ने कहा, कमरा दिखाइए। घटनास्थल दूसरी मंजिल पर था। पुरानी सीढ़ियां चरमराती हुई हमें ऊपर ले गईं। हर कदम पर आवाज होती थी जैसे हवेली दर्द से कराह रही हो। कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने अंदर कदम रखा और पहली बात जो मुझे महसूस हुई वो थी ठंड। एक असाधारण ठंड, जबकि बाहर जाड़े की शुरुआत भर थी और उतनी ठंड नहीं थी। लेकिन इस कमरे में सांस लेने पर मुंह से धुआं निकल रहा था। दूसरी बात थी खुशबू। एक मीठी, भारी खुशबू, चंदन और कुछ और, जो मुझे बाद में पता चला कि अगरबत्ती और एक खास किस्म के जहर का मेल थी। और तीसरी बात, दीवार। सुमित्रा राय का शरीर हटा लिया गया था, लेकिन दीवार पर लिखावट थी। बड़े बड़े अक्षर, लाल रंग में, टेढ़े मेढ़े, जैसे किसी कांपते हाथ ने लिखा हो। मैं वापस आ गई हूं। मैं उन अक्षरों को देखता रहा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। व्योमकेश दीवार के पास गया। उसने जेब से एक छोटा शीशे का टुकड़ा निकाला और लिखावट को करीब से देखा। उसने हाथ उठाया लेकिन छुआ नहीं। घोषदा, उसने बिना पीछे मुड़े कहा, सुमित्रा देवी का शरीर कहाँ है? नीचे वाले कमरे में, डॉक्टर देख रहे हैं। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर सेन, परिवार के डॉक्टर हैं। व्योमकेश मुड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो उसके होठों पर आती थी जब वो किसी चीज को नोटिस करता था लेकिन अभी बताना नहीं चाहता था। परिवार के डॉक्टर, उसने दोहराया। बहुत अच्छा। सुमित्रा राय की मौत की पहली जांच में कुछ साफ नहीं था। कोई जाहिर चोट नहीं थी, कोई हथियार नहीं मिला। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की बंद थी और कमरे में कोई दूसरा नहीं था। बाहर से देखने पर यह एक आत्महत्या लगती थी। लेकिन व्योमकेश ने एक बात नोटिस की थी जो बाकी सबसे छूट गई थी। सुमित्रा की उंगलियां, उसकी उंगलियों के नाखूनों पर एक हल्की सी नीली रेखा थी। बहुत महीन, बहुत छोटी, लेकिन व्योमकेश की आंखों से कुछ नहीं छुपता। उसने डॉक्टर सेन से यह बात पूछी। डॉक्टर सेन लंबे, पतले आदमी थे। उम्र 60 के करीब, सफेद बाल, सफेद मूछें और एक ऐसी शांति जो स्वाभाविक नहीं बल्कि अर्जित लगती थी, जैसे उन्होंने बहुत मेहनत करके यह शांति ओढ़ी हो। नाखूनों पर नीली रेखा, उन्होंने व्योमकेश की बात सुनकर कहा। मैंने ध्यान नहीं दिया। आप परिवार के डॉक्टर हैं और आपने नाखून नहीं देखे? व्योमकेश ने सीधे आंखों में देखते हुए कहा। डॉक्टर सेन की आंखें एक पल के लिए हिलीं, फिर उन्होंने कहा, मृत्यु का कारण जांचते वक्त नाखून देखना प्राथमिकता नहीं होती। व्योमकेश ने बस कहा, होनी चाहिए, और आगे बढ़ गया। हवेली में रात बिताना हमारी योजना नहीं थी, लेकिन व्योमकेश ने रमेश राय से कहा, हम यहीं रुकेंगे, कम से कम 3 रात। रमेश के चेहरे पर राहत और डर दोनों एक साथ आए। रात के 11 बज रहे थे जब हवेली के सभी लोगों को एक कमरे में बुलाया गया। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। हर चेहरे पर एक अलग कहानी थी। पहले थे रमेश राय, सुमित्रा के बड़े भाई, हवेली के वर्तमान मालिक। चेहरे पर शोक था, लेकिन उसके नीचे कुछ और भी था जो मैं पकड़ नहीं पा रहा था। दूसरे थे वकील मुखर्जी, राय परिवार के पुराने वकील। छोटे कद, गोल चेहरा, चिकनी बातें। उनकी आंखें हमेशा इधर उधर घूमती रहती थीं।
जैसे वो हर वक्त कुछ गिन रहे हों। तीसरे थे डॉक्टर सेन। चौथी थी दासी काकीमा। यह वो औरत थी जिसे देखकर मेरा दिल पसीज गया। उम्र 70 के पार, झुकी हुई, सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां जो किसी नक्शे की लकीरों जैसी थीं, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ जानती थीं और बहुत कुछ छुपाती थीं। और पांचवी थी, उसका नाम बाद में पता चला। वो एक युवती थी, कोई 25-26 साल की। हवेली के एक दूर कोने वाले कमरे में रहती थी। जब वो कमरे में आई तो उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एकदम शांत, एकदम पत्थर जैसी। जब मैंने पूछा तो रमेश ने बताया, ये प्रिया है, दूर की रिश्तेदार है, कुछ महीनों से यहां रह रही है। व्योमकेश ने प्रिया को एक पल देखा, फिर अपनी नजरें हटा लीं। लेकिन मैंने देखा कि उसने देखा था। रात को जब सब सो गए तो मैं और व्योमकेश हवेली के बड़े कमरे में बैठे थे। एक लालटेन जल रही थी। व्योमकेश, मैंने कहा, क्या तुम्हें सच में यहां किसी भूत का डर नहीं लग रहा? व्योमकेश ने मुझे देखा और बहुत आराम से कहा, नहीं, लेकिन वो लिखावट लिखावट एक इंसान ने लिखी थी अजित, किसी भूत ने नहीं। कैसे कह सकते हो? क्योंकि भूत को खून नहीं चाहिए, लिखने के लिए इंसानी खून था वहां, थोड़ा सा, बहुत कम, जैसे कोई उंगली काटकर लिखे। ये किसी इंसान ने किया था जो बहुत सोच समझकर भय का माहौल बना रहा था। मैंने एक पल सोचा, तो सुमित्रा की मौत? जहर। नाखूनों की वो नीली रेखा एक खास किस्म के जहर की निशानी है, धीमा जहर, जो कुछ घंटों में काम करता है। यानी यानी किसी ने उन्हें कुछ खिलाया या पिलाया होगा और फिर उनके मरने के बाद दरवाजा अंदर से बंद किया होगा। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। हाँ, जिसका मतलब है कि इस हवेली में एक रास्ता और है, जो अब भी किसी को नहीं पता, या जो कुछ लोगों को पता है और वो बता नहीं रहे। उसी रात ठीक 12 बजे हवेली के किसी कोने से एक आवाज आई। यह आवाज किसी स्त्री के रोने की थी। मैं उछल पड़ा। व्योमकेश उठा, उसने लालटेन उठाई और दरवाजे की तरफ चल दिया। रुको, मैंने कहा, क्या सच में जाओगे? बिल्कुल, उसने कहा। हम दोनों हवेली के उस हिस्से की तरफ चले जहां से आवाज आ रही थी। पुरानी सीढ़ियां, काली छत, दीवारों पर पुराने चित्र जो अंधेरे में कुछ और ही लगते थे। एक बार मुझे लगा कि किसी चित्र की आंखें हिलीं। मैंने आंखें बंद की, फिर खोलीं। सब ठीक था। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां एक लंबा बरामदा था और उस बरामदे के आखिर में एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। आवाज उसी कमरे से आ रही थी। व्योमकेश ने दरवाजा ठेला। बंद था। उसने दस्तक दी। आवाज बंद हो गई। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी एक स्त्री, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरे पर आंसू। प्रिया। मेरा दिल जोर से धड़का। व्योमकेश ने पूछा, क्या हुआ? प्रिया ने एक पल उसे देखा, फिर धीरे से बोली, मैंने उन्हें देखा। किसे? उन्हें, सफेद साड़ी में। वो खड़ी थीं उस खिड़की के पास और मुस्कुरा रही थीं। मैंने खिड़की की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। व्योमकेश ने प्रिया को एक पल देखा, फिर कमरे के अंदर गया, हर कोने में लालटेन ले जाकर देखा। खिड़की खोली, बाहर झांका, कुछ नहीं। सो जाइए, उसने प्रिया से कहा, डरिए मत। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब हम वापस मुड़े तो मुझे उसकी आंखों में कुछ दिखा। वो डर नहीं था, वो कुछ और था। वापस आकर मैं लालटेन की रोशनी में बैठा और व्योमकेश से बोला, वो झूठ बोल रही थी। व्योमकेश ने एक पल सोचा, या तो झूठ बोल रही थी, या वो खुद डरावनी खेल का हिस्सा है, या फिर वो सच में कुछ देखती है जो हम नहीं देख पाते। तीसरी बात मानना मेरे लिए मुश्किल है। मेरे लिए भी। इसीलिए पहली दो संभावनाओं पर ध्यान देना होगा। रात के 2 बज रहे थे। हवेली में अब सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा आरामदायक नहीं था। वो उस तरह का सन्नाटा था जो किसी तूफान से पहले आता है। अंक 2, गड्ढे मुर्दे। सुबह की पहली रोशनी में रॉय हवेली कुछ कम डरावनी लगती थी, लेकिन केवल थोड़ी कम। व्योमकेश सुबह जल्दी उठ गया था। जब मैं जागा तो वो हवेली का चक्कर लगा चुका था। कुछ मिला?
मैंने पूछा। उसने एक कागज मेरी तरफ बढ़ाया। उस पर उसने पेंसिल से कुछ रेखाएं खींची थीं। यह हवेली का नक्शा है जो मैंने अभी बनाया, अंदाजे से, लेकिन ध्यान से देखो। मैंने देखा। यहां उसने एक हिस्से पर उंगली रखी। बाहर से यह जगह खाली दिखती है। कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, लेकिन अंदर से इस दीवार की मोटाई बाकी दीवारों से कहीं ज्यादा है। मैंने नक्शा फिर देखा। गुप्त कमरा? मैंने पूछा। शायद। यह गुप्त रास्ता, मुझे उसे खोजना है। और तब तक हम इस घर के हर आदमी को जानते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, उनके झूठ पकड़ते हैं। दोपहर से पहले व्योमकेश ने वकील मुखर्जी से बात करने की इच्छा जताई। वकील मुखर्जी हवेली के बाहरी हिस्से में एक कमरे में रुके हुए थे। उनका कमरा अजीब तरह से साफ सुथरा था, जैसे वो यहां रहने नहीं, किसी काम के लिए आए हों और जल्दी जाने वाले हों। मेज पर कागजात का ढेर था। व्योमकेश ने बैठते ही पूछा, मुखर्जी बाबू, राय परिवार की संपत्ति का क्या हाल है? मुखर्जी ने जल्दी से कागजात एक तरफ किए। यह एक व्यक्तिगत मामला है, उन्होंने कहा। सुमित्रा देवी की मौत व्यक्तिगत मामला नहीं है, व्योमकेश ने कहा। उनकी संपत्ति अब किसे मिलेगी? मुखर्जी खड़े हो गए। देखिए बख्शी बाबू, मैं ये बात। बैठिए, व्योमकेश ने बहुत शांति से कहा। वो लहजे में कुछ था, एक ऐसी ताकत जो बिना आवाज उठाए भी कमरे की हवा बदल देती थी। मुखर्जी बैठ गए। सुमित्रा देवी, व्योमकेश बोला, इस हवेली की असली मालकिन थीं। उनके पिता ने 30 साल पहले वसीयत में उन्हें यह सब दिया था, रमेश राय को नहीं। मुखर्जी ने जवाब नहीं दिया। और अब सुमित्रा देवी नहीं है तो यह सब किसे मिलेगा? मुखर्जी ने धीरे से कहा, सुमित्रा देवी की कोई संतान नहीं थी, अविवाहित थीं, तो संपत्ति रमेश राय को मिलेगी। और अगर वसीयत में कुछ और लिखा हो तो? मुखर्जी की आंखें सिकुड़ी। क्या मतलब? सुमित्रा देवी ने कोई वसीयत लिखी थी? एक लंबी चुप्पी। हां, उन्होंने, पिछले महीने। और उसमें? वो वो बंद लिफाफे में है, मेरे पास। उनकी मृत्यु के बाद खोली जाएगी। व्योमकेश ने मुखर्जी को एक पल देखा, फिर उठे। उसे खोलने की जरूरत होगी, जल्दी। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले, मैंने व्योमकेश से धीरे से पूछा, तुम्हें पहले से पता था सुमित्रा ने वसीयत लिखी थी? नहीं, उसने कहा। फिर? मैंने अंदाजा लगाया था। मुखर्जी के कागजात में एक लिफाफा था जिस पर अंतिम इच्छा लिखा था, बस। उस दोपहर व्योमकेश ने दासी काकीमा से अकेले में बात की। मैं बाहर था, लेकिन मैं दरवाजे के पास खड़ा था और जो सुना वो मैंने याद कर लिया। व्योमकेश ने धीरे से कहा, काकीमा, आप इस घर में कितने साल से हैं? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, 35 साल से। तो आपने सब देखा है? हां। 30 साल पहले यहां क्या हुआ था? लंबी चुप्पी। फिर काकीमा ने कहा, जो हुआ वो नहीं बोलूंगी। डर लगता है? हां। किससे? और उस पर काकीमा ने जो कहा वो मुझे हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा, मरे हुए से नहीं, जीते जागते से। शाम को रमेश राय ने हम दोनों को अपने कमरे में बुलाया। वो पहले से ज्यादा टूटे हुए लग रहे थे। व्योमकेश बाबू, उन्होंने कहा, मुझे आपसे सच बात करनी है। करिए। 30 साल पहले मेरी मां सुभद्रा राय की मौत हुई थी। उसे आत्महत्या कहा गया था, लेकिन 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 मुझे कभी यकीन नहीं हुआ। व्योमकेश ने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ी। क्यों? क्योंकि मां खुश मिजाज थीं, इस हवेली की मालकिन थीं, उनके पास सब कुछ था, वो क्यों जान देती? और उनकी मौत के तरीके में कुछ संदिग्ध था। उन्हें सीढ़ियों से गिरा हुआ पाया गया था। कहा गया कि रात को अंधेरे में वो चलते चलते गिर गईं, लेकिन मां हमेशा लालटेन लेकर चलती थीं। उनके कमरे में लालटेन थी, बुझी हुई नहीं, जली हुई। व्योमकेश की आंखें तेज हुईं। किसी ने यह बात तब नहीं उठाई। मैं उस वक्त 12 साल का था, मुझे कौन सुनता? और सुमित्रा? वो 8 साल की थी, उसे कुछ याद नहीं रहा। रमेश रुके, फिर बोले, लेकिन पिछले महीने सुमित्रा ने मुझे बताया कि उसे कुछ याद आने लगा है, कुछ जो उसने उस रात देखा था।
कुछ जो उसे उस रात सीढ़ियों के पास दिखा था। क्या? व्योमकेश ने सीधे पूछा। रमेश की आंखें नम हो गईं। उसने कहा कि उसने एक आदमी को देखा था जो मां के गिरने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। बाहर शाम ढल रही थी और हवेली अंधेरे में डूबने लगी थी। अंक 3, 30 साल पुरानी राख। रात के खाने के बाद व्योमकेश ने अचानक कहा, अजित, आज रात मुझे वो गुप्त रास्ता खोजना है। अभी? मैंने पूछा। अभी? हम दोनों लालटेन लेकर निकले। बाकी सब सो रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे। व्योमकेश उस दीवार के पास गया जिसे उसने सुबह नक्शे में चिह्नित किया था। दीवार मोटी थी, पत्थर की, ऊपर लकड़ी का काम था। व्योमकेश ने दीवार पर अलग अलग जगह थपथपाया। ज्यादातर जगह आवाज भारी थी, लेकिन एक जगह आवाज खोखली थी। यहां, उसने कहा। उसने उस हिस्से को ध्यान से देखा। दीवार पर एक पुरानी नक्काशी थी, फूलों की। उसमें एक फूल दूसरों से थोड़ा अलग था। व्योमकेश ने उस फूल को दबाया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई और दीवार का एक हिस्सा धीरे से पीछे हट गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर अंधेरा था और एक सीढ़ी। आओ, व्योमकेश ने कहा। हम अंदर घुसे। वो एक संकरा रास्ता था। एक आदमी बमुश्किल निकल सके। दीवारें नम थीं, पुरानी ईंटें थीं, कहीं कहीं काई जमी हुई थी। सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। हम ऊपर चढ़े और एक और दरवाजा मिला। यह दरवाजा दूसरी मंजिल के उस कमरे में खुलता था जिस कमरे में सुमित्रा देवी मरी थीं। तो यही रास्ता था, मैंने सांस लेते हुए कहा। हाँ, इसी रास्ते से कातिल आया था, जहर दिया था और वापस चला गया था। दरवाजा तो अंदर से बंद था, लेकिन यह रास्ता खुला था। यह रास्ता किसे पता था? यही जानना है। यह हवेली पुरानी है। ऐसे रास्ते पुराने जमाने में बनाए जाते थे। या तो वास्तुकार को पता था या उस परिवार के किसी पुराने सदस्य को, यानी या तो रमेश राय को या काकीमा को। हम वापस उतरे। रास्ते के बीच में एक छोटी सी जगह थी, जैसे कोई यहां बैठा था। जमीन पर धूल में एक छाप थी और उस छाप के पास एक माचिस की तीली थी, आधी जली हुई। व्योमकेश ने उसे उठाया, सूंघा। यहां कोई बैठा था, शायद इंतजार में, और उसने बीड़ी या सिगार पिया था। यहां बैठकर क्यों? शायद वो इंतजार कर रहा था कि ऊपर कब वो काम हो जाए। मैं समझ गया और मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ी। यानी इस पूरे खेल में दो लोग थे? व्योमकेश ने कहा, कम से कम। उस रात नींद आना मुश्किल था। मैं बिस्तर पर लेटा था और छत को देख रहा था। व्योमकेश की बातें मन में घूम रही थीं। तभी मुझे लगा कि कुछ हिला। खिड़की के पास। मैंने धीरे से उधर देखा। खिड़की के बाहर धुंध में एक सफेद रूपरेखा थी। मैं उठ बैठा। वो रूपरेखा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, और फिर वो मुड़ी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। मेरा दिल बंद हो गया। वो कोई जीती जागती औरत का चेहरा नहीं था। वो चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी जिंदा आदमी की नहीं होती। मैं चिल्लाया। व्योमकेश तुरंत जाग गया। क्या हुआ? बाहर, खिड़की के बाहर देखो। वो खिड़की की तरफ लपका। बाहर कोई नहीं था, केवल धुंध थी और पुराने पेड़ और रात। सुबह व्योमकेश ने मुझसे कहा, तुमने जो देखा वो असली था। क्या मतलब? मतलब वहां कोई था, लेकिन भूत नहीं, इंसान। इंसान उस तरह से नहीं मुस्कुराता। मुस्कुराने का तरीका सीखा जा सकता है। चेहरे पर कुछ लगाया जा सकता है, सफेद पाउडर, कोई खास श्रृंगार। रात में डरे हुए इंसान को कुछ भी असाधारण लग सकता है। मैंने एक गहरी सांस ली। तो यह सब एक नाटक है? हाँ, लेकिन बहुत खतरनाक नाटक, क्योंकि इस नाटक में एक असली मौत हो चुकी है। उस दिन व्योमकेश ने डॉक्टर सेन से फिर बात की। इस बार लंबी बात। डॉक्टर सेन अपने कमरे में थे। उनके सामने दवाइयों की कुछ शीशियां थीं। व्योमकेश ने बैठते ही कहा, डॉक्टर सेन, आप राय परिवार के डॉक्टर कब से हैं? करीब 32 साल से। तो आप सुभद्रा देवी को जानते थे?
डॉक्टर सेन का चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। हां, उनकी मौत के वक्त आप कहां थे? इस घर में। यह सुनकर मैं चौंक गया। डॉक्टर सेन ने कहा, उस रात उन्हें तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे बुलाया गया था। मैंने उन्हें देखा, फिर चला गया। रात को वो गिरी। आप उन्हें दवा देकर गए थे? हां। कौन सी दवा? नींद की दवा। वो रात को सो नहीं पाती थीं। व्योमकेश ने एक पल रुककर कहा, नींद की दवा, और फिर रात को वो चल रही थीं। अजीब नहीं लगता? डॉक्टर सेन ने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर सेन, व्योमकेश ने अपनी आवाज थोड़ी नरम करके कहा, मैं जानता हूं कि आपको पता है, और मैं यह भी जानता हूं कि 30 साल से आप कुछ ढो रहे हैं। वो बोझ कब तक उठाओगे? डॉक्टर सेन की आंखें लाल हो गईं। उनके हाथ कांपने लगे। मैंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने बस मैंने बस देखा था और कहा नहीं। क्या देखा था? एक लंबी सांस। मैंने देखा था कि किसी ने उनकी दवा में कुछ मिलाया था। किसने? वकील मुखर्जी ने। कमरे में एक बम फटा। व्योमकेश ने उसी दोपहर मुखर्जी को फिर बुलाया। मुखर्जी इस बार पहले से ज्यादा सावधान थे। आप 30 साल पहले यहां क्यों थे? व्योमकेश ने सीधे पूछा। मैं परिवार का वकील था, मुझे बुलाया गया था। किसने बुलाया था? सुभद्रा देवी ने। क्यों? मुखर्जी ने होंठ भींचे। वो वसीयत बदलना चाहती थीं। बदलना चाहती थीं या बदल दी थीं? बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसी रात वो नहीं रहीं, और वो वसीयत जो बदली जानी थी, उसमें किसका नुकसान था? मुखर्जी ने जवाब नहीं दिया। बोलिए। सबका, घर के सभी लोगों का। सुभद्रा देवी सब कुछ किसे देना चाहती थीं? मुखर्जी ने धीमे से कहा, एक अनाथालय को। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। व्योमकेश चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने पूछा, इस बात को कितने लोग जानते थे? उस रात, उस वक्त, सुभद्रा देवी, मैं और उपुटी और बैर। मुखर्जी रुके। और एक और। कौन? लंबी चुप्पी। उनके पति, राम प्रसाद राय। राम प्रसाद राय, रमेश और सुमित्रा के पिता, जो 10 साल पहले मर चुके थे, लेकिन उनकी छाया अब भी इस हवेली पर थी। व्योमकेश देर तक चुप बैठा रहा। उसके माथे पर एक शिकन थी। अजित, उसने कहा, इस कहानी में एक और परत है जो हमें अभी तक नहीं दिखी। क्या? राम प्रसाद राय अगर जिंदा नहीं है, तो उनकी ओर से यह सब कौन कर रहा है? मैं समझ गया। कोई उनका काम आगे बढ़ा रहा है। हां, कोई जो 30 साल पहले हुए उस खून को छुपाने के लिए आज भी काम कर रहा है, क्योंकि अगर वो खून सामने आ गया तो बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाहर आसमान में बादल घिर आए थे। बिजली चमकी, और उसी पल हवेली के किसी हिस्से से एक तेज चीख आई। हम भागे! चीख नीचे की मंजिल से आई थी। हम सीढ़ियां उतरे। रसोई के पास काकी मां जमीन पर बैठी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे। उनके सामने एक कटोरा था। उसमें कुछ था, कुछ सफेद। क्या हुआ? व्योमकेश ने पूछा। काकी मां ने थरथराती आवाज में कहा, यह कटोरा मेरे लिए था, खाने के लिए रखा था। कटोरे में क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने सूंघा तो कुछ अजीब लगा। व्योमकेश ने घुटने टेक कर कटोरे को सूंघा। फिर उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक गंभीर चेतावनी थी। दूध में जहर है, उसने कहा। काकी मां बच गई थीं, लेकिन बाल बाल। और इसका मतलब था कि कातिल को पता था कि काकी मां जिस्सा जानती हैं, और वो उन्हें चुप करना चाहता था। अंक 4, झूठा भूत। उस रात व्योमकेश ने एक काम किया जो मुझे पहले अजीब लगा। उसने काकी मां को उनके कमरे में नहीं सोने दिया। उनके कमरे में उसने एक रात के लिए एक पुतला रख दिया। काकी मां जैसे कपड़े पहनाए, बिस्तर पर सुला दिया। यह क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि कातिल आएगा, यह देखने के लिए कि काम हो गया या नहीं। और जब वो देखेगा कि काम नहीं हुआ, तब हम उसे देखेंगे। हम दोनों काकी मां के कमरे के बाहर एक अंधेरे में बैठ गए। रात भारी थी। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। फिर
गुप्त दरवाजे वाली दीवार के पास एक हल्की सी आवाज आई। मेरी सांसें रुक गईं। अंधेरे में एक रूपरेखा थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, काकीमा के कमरे की तरफ। और वो रूपरेखा सफेद साड़ी में थी। वो रूपरेखा काकीमा के कमरे या आयाती कमरे का दरवाजा खोलने लगी। व्योमकेश ने मुझे इशारा किया। हम दोनों चुपचाप उठे। वो अंदर जाने वाली थी। उसी पल व्योमकेश ने लालटेन जलाई और अपनी आवाज में कहा, बस अब रुकिए। वो रूपरेखा ठिठकी, मुड़ी। लालटेन की रोशनी में प्रिया थी। सफेद साड़ी, चेहरे पर सफेद पाउडर, आंखों के नीचे काले छल्ले बनाए हुए, बालों में कुछ लगाया हुआ जिससे वो चिपके और उलझे से लगते थे। मेरे मुंह से निकला, प्रिया। वो बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो बोली, आप बहुत चालाक हैं बख्शी बाबू। व्योमकेश ने कहा, चालाक नहीं, बस ध्यान से देखता हूं। और आपने क्या देखा? यह कि पहली रात जब आप मुझे भूत दिखाने आई थीं, तो आपके पांव में मिट्टी थी। अगर आप सोकर उठी होती और भूत देखकर डरी होती तो मिट्टी नहीं होती। आप बाहर गई थीं। प्रिया ने एक पल चुप रहकर कहा, हां। और आज रात काकीमा को मारने आई थीं? प्रिया ने कहा, काकीमा बहुत कुछ जानती हैं और आप नहीं चाहती कि वो बोलें। नहीं। व्योमकेश ने उसे देखा। उसकी आंखों में न क्रोध था न घृणा, बस एक शांत समझ। प्रिया, तुम्हारा असली नाम क्या है? वो चुप रही। और तुम यहां क्यों आई हो? अभी भी चुप्पी। व्योमकेश ने कहा, ठीक है, मुझे पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए तुम सुरक्षित रहोगी। यह सुनकर प्रिया के चेहरे पर पहली बार कुछ बदला। उसकी आंखें भर आईं। वो बोली, सुरक्षित? इस हवेली में कोई सुरक्षित नहीं है। हमने प्रिया को उसके कमरे में बंद नहीं किया। व्योमकेश ने उसे उसके कमरे में छोड़ दिया और बाहर से ताला नहीं लगाया। मैंने पूछा, भागेगी नहीं? नहीं, उसे यहां रहना है, किसी काम के लिए। किस काम के लिए? जो काम वो खुद अभी नहीं बता रही, लेकिन बहुत जल्दी बताएगी। उस रात बहुत देर तक हम जागते रहे। व्योमकेश ने एक कागज निकाला और उस पर लिखने लगा। मैं देख रहा था। उसने लिखा, 30 साल पहले सुभद्रा राय, हत्या, फेंकी गई सीढ़ियों से, कातिल अज्ञात, वकील मुखर्जी गवाह, डॉक्टर सेन गवाह, रामप्रसाद राय संदिग्ध। आज सुमित्रा राय, हत्या, जहर गुप्त रास्ते से। काकीमा, हत्या का प्रयास, जहर। प्रिया, यहां क्यों? किसके लिए? असली कातिल अभी हवेली में। मकसद, संपत्ति और 30 साल पुराने खून को छुपाना। फिर उसने एक लाइन नीचे लिखी और उसके नीचे 3 बार लकीर खींची। मैंने पढ़ा। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। अगले दिन की सुबह व्योमकेश ने घोष दारोगा को बुलाया। उसने कहा, घोषदा, मुझे एक काम करना है। आज शाम को आप यहां आइए, अकेले। 2 कांस्टेबल साथ लाइए, लेकिन बाहर रखिए। क्यों? घोष ने पूछा। क्योंकि आज शाम को हम सब जानेंगे। उस शाम व्योमकेश ने सभी को बड़े कमरे में बुलाया। रमेश राय, वकील मुखर्जी, डॉक्टर सेन, काकीमा और प्रिया साठिया सनसाब प्रिया सब वहां बैठे थे। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। हवेली की पुरानी छत से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। व्योमकेश बीच में खड़ा था। उसने बात शुरू की। अंक 5, सत्य का चेहरा। व्योमकेश ने कहा, 30 साल पहले इस हवेली में एक खून हुआ था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुभद्रा राय को सीढ़ियों से धकेला गया था। उनकी हत्या हुई थी। जो आत्महत्या दिखाई गई थी वो हत्या थी। रमेश राय की आंखें भर आईं। उस हत्या में 3 लोग शामिल थे। एक था जिसने धक्का दिया, एक था जो देख रहा था और चुप रहा, और एक था जिसने बाद में सबूत मिटाए। वकील मुखर्जी उठने की कोशिश की। बैठिए मुखर्जी बाबू, व्योमकेश ने कहा, आपकी बारी आएगी। व्योमकेश ने आगे कहा, सुभद्रा देवी उस रात वसीयत बदलना चाहती थीं। वो अपनी सारी संपत्ति एक अनाथालय को देना चाहती थीं, क्योंकि उन्हें अपने पति और बाकी लोगों पर भरोसा नहीं रहा था। उन्हें लगा कि उनके बाद बच्चों को ये लोग नहीं संभालेंगे। यह खबर जब रामप्रसाद राय को लगी तो वो बौखला गए।
उनके और मुखर्जी के बीच एक सौदा था। संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मुखर्जी को मिलने वाला था। वसीयत बदल जाती तो सब मिट जाता। उस रात राम प्रसाद राय ने सुभद्रा देवी को सीढ़ियों से धकेल दिया। डॉक्टर सेन दूर से देख रहे थे। वो नहीं बोले क्योंकि वो डरे हुए थे और शायद उनका अपना फायदा भी उसी में था। डॉक्टर सेन ने नजरें झुका ली। मुखर्जी ने बाद में सब संभाला, कागजात, पुलिस, रिपोर्ट। यह सब 30 साल से दफन थे। व्योमकेश ने एक पल रुककर कमरे में नजर घुमाई। फिर 1 महीने पहले सुमित्रा देवी को कुछ याद आने लगा। उस रात की एक छवि, एक आदमी, सीढ़ियों पर। वो समझ गई कि उनकी मां की मौत हत्या थी। उन्होंने वसीयत लिखी और इसमें उन्होंने सब कुछ एक जगह लिखा, अपनी मां के बारे में जो उन्हें याद था और अपनी संपत्ति के बारे में। जब यह बात किसी को पता चली तो उन्हें भी रास्ते से हटाना पड़ा और वो काम किया गया जहर से। रमेश राय ने पूछा, किसने? पिताजी तो अब नहीं हैं। व्योमकेश ने रमेश की आंखों में देखा। राम प्रसाद राय नहीं है, लेकिन उनका काम करने वाला अभी भी है। कौन? वो आदमी जिसे उनकी संपत्ति मिलने वाली थी, जिसने 30 साल पहले खून छुपाया था, जो अब भी सब कुछ बचाने की कोशिश कर रहा है। व्योमकेश की नजर मुखर्जी पर टिकी। यह काम आपने किया था मुखर्जी बाबू। मुखर्जी का रंग उड़ गया। मैंने नहीं। झूठ मत बोलिए। गुप्त रास्ते में जो माचिस की तीली मिली, उस पर एक खास किस्म का गंधक था। वही गंधक जो आपकी जेब में रखे सिगार की माचिस में होता है। मुखर्जी का हाथ जेब की तरफ गया और काकी मां के दूध में जो जहर था, वो वही था जो डॉक्टर सेन की दवाइयों की शीशियों में था। आपने उनकी शीशी से जहर चुराया था। ये सब, और सुमित्रा देवी को जो जहर दिया गया था, वो आपने उनकी शाम की चाय में मिलाया था। जब आप उस दिन उनसे मिलने गए थे, जिसे आपने अकेली मुलाकात बताया था, लेकिन असल में काकी मां ने देखा था। काकी मां ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने कहा, मैंने देखा था। मैं बताने से डरती थी, लेकिन अब नहीं डरती। मुखर्जी उठे। उनके चेहरे पर अब शांति नहीं थी। आप कुछ साबित नहीं कर सकते। कर सकता हूं, व्योमकेश ने कहा, और एक और सबूत है। क्या? वो वसीयत जो आपके पास बंद लिफाफे में है, उसमें सुमित्रा देवी ने सब कुछ लिखा है, अपनी मां की मौत के बारे में और अपनी संपत्ति के बारे में। वो वसीयत जलाई जा सकती है। जलाई जा सकती थी, जलाई नहीं गई, क्योंकि घोष दारोगा ने इसे कल सुबह ही अपने पास ले लिया था, मेरे कहने पर। मुखर्जी ने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर 2 कांस्टेबल हैं, व्योमकेश ने कहा, और तब मुखर्जी टूट गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि व्योमकेश ने तब कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने मुखर्जी को बैठने का इशारा किया, फिर धीरे से कहा, मुखर्जी बाबू, आपने जहर दिया था। भूत का नाटक किसी और ने किया था। किसने? रमेश ने पूछा। व्योमकेश ने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया खड़ी हो गई और सबने उसे देखा। वो बोली, मैंने किया था। क्यों? रमेश ने पूछा। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि मैं सुभद्रा देवी की बेटी हूं। कमरे में बिजली गिरी। कैसे? यह सवाल सबके मन में था। प्रिया ने कहा, 30 साल पहले जब मेरी मां की हत्या हुई, तब मैं पैदा ही हुई थी। रमेश और सुमित्रा को तो सब पता था, लेकिन मुझे नहीं। मेरी मां ने अपनी गर्भावस्था छुपाई थी, किसी को नहीं बताया था। मुझे उस रात ही एक दाई के यहां छोड़ दिया था, किसी काम से। जब वो घर वापस आई तो मार दी गईं। दाई ने मुझे पाला। बड़ी होकर मुझे सब पता चला। और तुम बदला लेने आई? व्योमकेश ने पूछा। नहीं, मैं सच जानने आई थी, लेकिन यहां आकर मुझे पता चला कि मुखर्जी ने फिर से एक हत्या की, सुमित्रा दीदी की। तो तुमने भूत का नाटक किया? हाँ, मैंने सोचा था कि डर से मुखर्जी सब उगल देगा, लेकिन उसने काकी मां को मारने की कोशिश की। हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो इतना खतरनाक कदम उठाएगा। व्योमकेश ने एक पल प्रिया को देखा। तुम्हारी मां की हत्या का इल्जाम राम प्रसाद राय पर था, वो जा चुके हैं। मुखर्जी सुमित्रा की हत्या का इल्जामी है। और मेरी मां का? मुखर्जी इसमें भी शामिल था, गवाह के तौर पर और सबूत मिटाने में। अंक 6, आखिरी रोशनी। घोष दारोगा अंदर आए।
उनके साथ 2 कांस्टेबल थे। मुखर्जी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। जाते जाते उन्होंने व्योमकेश की तरफ देखा। तुम बहुत चालाक हो बख्शी। व्योमकेश ने कहा, नहीं, मैं बस ध्यान से देखता हूं। बाकी लोग भी देख सकते हैं, लेकिन देखना नहीं चाहते। मुखर्जी चले गए। डॉक्टर सेन खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे भी ले जाइए। घोष ने उन्हें देखा। व्योमकेश ने कहा, डॉक्टर सेन, आपने गवाही छुपाई, यह आपासीय अपराध है, लेकिन आपने हत्या नहीं की। कानून इसका फैसला करेगा। डॉक्टर सेन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं 30 साल से मरा हुआ था, आज जाकर कुछ हल्का लगा। और वो भी चले गए। कमरे में बाकी बचे रमेश, काकी मां, प्रिया और हम दोनों। रमेश प्रिया को देख रहे थे, प्रिया उन्हें। फिर रमेश ने उठकर प्रिया के पास आए और एक पल रुककर बोले, मां की तुम भी बेटी हो, यह घर तुम्हारा भी है। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। काकी मां ने अपनी झुर्रीदार आंखें पोंछीं। बाहर बारिश थम गई थी। हम हवेली के बाहर आए। रात का आसमान साफ हो गया था, तारे दिख रहे थे। मैंने एक लंबी सांस ली। तो वो भूत था ही नहीं। नहीं था, लेकिन वो सफेद रूपरेखा, वो आवाजें। प्रिया थी, उसने बहुत अच्छा नाटक किया था, लेकिन वो पेशेवर कातिल नहीं थी। उसे नहीं पता था कि उसका यह नाटक एक असली कातिल को और खतरनाक बना देगा। मैंने एक पल सोचा, और अगर तुमने उसे नहीं पकड़ा होता तो काकीमा भी चली जाती। और फिर रमेश। मैं समझा, मुखर्जी एक एक करके सबको मिटा रहा था, जो भी जानता था या जान सकता था। एक बात बताओ, मैंने कहा, तुम्हें किस पल पता चला कि कातिल मुखर्जी है? व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने पहली रात उनके कमरे में वो लिफाफा देखा था। पहली ही रात? हाँ, उस लिफाफे पर सुमित्रा देवी का नाम था और ऊपर लिखा था अंतिम इच्छा, लेकिन लिफाफे के कोने पर एक उंगली का निशान था। ताजा, किसी ने उसे खोलकर देखा था और वापस बंद किया था। और वो मुखर्जी था। वही था जिसके पास लिफाफा था, तो उसी ने खोला था। यानी वो जानता था कि उसमें उसके खिलाफ कुछ लिखा है, यानी उसे कुछ छुपाना था। मैं हैरान था। इतनी छोटी सी बात। छोटी बातें ही सबसे बड़ा सच बताती हैं, अजित। हम हवेली से निकलकर सड़क पर आए। रात ठंडी थी। कोलकाता की उस गली में धुंध फिर से उतर रही थी। मैंने एक बार पलटकर हवेली को देखा। वो पुरानी इमारत जो इतने सालों से खून और झूठ और डर की बुनियाद पर खड़ी थी, आज भी वैसी ही खड़ी थी, लेकिन उसका साया कुछ कम लगा, जैसे एक बहुत पुरानी बेड़ी टूटी हो। मैंने व्योमकेश से पूछा, भूत होते हैं? उसने एक पल आसमान की तरफ देखा, फिर बोला, भूत कभी नहीं होते अजित। फिर लोग क्यों डरते हैं? उसने मेरी तरफ देखा। क्योंकि इंसान के किए खून को भूत का नाम देना आसान होता है। खून करने वाला भी भूत का सहारा लेता है, और खून छुपाने वाला भी। वो एक पल रुका। भूत कभी नहीं होते अजित, लेकिन इंसान इंसान उनसे भी कहीं ज्यादा डरावने होते हैं। हम धीरे धीरे उस गली से बाहर निकले। पीछे हवेली खड़ी रही। उसकी खिड़कियों से रात की रोशनी छनती रही, और दूर कहीं एक उल्लू बोला। रात का शहर जागता रहा। हम आगे बढ़ते रहे, और यह कहानी जो खून से शुरू हुई थी, एक पुराने घाव के भरने के साथ खत्म हुई।